नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि मानसी के पिता करोड़पति थे। 12वीं पास करते ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मानसी ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। इसके 2 वर्ष बाद उसका पति और एक नवजात बेटा एक्सीडेंट के दौरान यह दुनिया छोड़कर चले गए। इसके बाद मानसी की जिंदगी नरक से बदतर हो गई। वह मायके और ससुराल के बीच उलझ कर रह गई। कहानी अब आगे। 5 वर्ष का अबोध नकुल भला क्या निर्णय लेता। मानसी के पिता 7-8 लोगों को लेकर आए थे। लंबी बैठक चली जिनके भविष्य का फैसला होना था। उनकी इच्छा अनिच्छा से किसी को कोई मतलब नहीं था। वे सब आपस में बुरी तरह उलझ गए। जोर जोर से कहासुनी हो रही थी। मानसी के पापा का कहना था कि उन्होंने मानसी को 1 किलोग्राम सोने के जेवर दिए थे। वह उसका स्त्रीधन आपको उसे देना पड़ेगा। शादी में कुल 2 करोड़ रुपए खर्च थे। उसकी भरपाई कैसे होगी। ससुर जी कह रहे थे, यहाँ पर हम लोग उसे बेटी की तरह रख रहे हैं और मानसी का कोई बिजनेस करवा देंगे। आखिर में वह हमारे वारिस की माँ है, इसीलिए माँ बेटे को यहीं रहना होगा। जैसे मानसी पहले रहती थी वैसे रहे। जैसे हमारी बेटियां हैं वैसे ही यह मेरी तीसरी बेटी है। ससुर जी मानसी को उसके मायके भेजने को तैयार ना थे, परंतु मानसी के पिता उसे इस हालत में यहाँ छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी, गाली गलौज और हाथापाई की स्थिति बन गई। मानसी के पिता ने घमंड में कहा, बलजीत सिंह कमीने, तेरा पाला मुझ जैसे रईस से पड़ा है। तेरे मुंह पर मारता हूँ मैं सारा पैसा और सोना। तू पहले भी भिखमंगा था, शादी के नाम पर कहता रहा मुझे गाड़ी दो, सोना दो, कैश दो। नीच कहीं का। तूने क्या समझा कि मेरी बेटी किसी राह चलते ऐरे गेरे की औलाद है। देख, मैं तुझे दिखाता हूँ कि पैसे में कितनी ताकत होती है। मानसी के पिता को अपने पैसे का गरूर था। उन्होंने नकुल को अपनी गोद में उठाया और मानसी अपने पिता की सह पाकर बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर आगरा आ गई। आगरा रहते भी 2 वर्ष बीत गए थे। मानसी के पिता ने एक साधारण परिवार के लड़के को पैसे का लालच देकर उसके साथ मानसी की शादी करा दी। उसका नाम पीयूष था। वह अपने आप को बैंक में इंश्योरेंस एजेंट बताता था। पीयूष स्वप्निल से भी सुंदर था और मानसी के पिताजी यही जताना चाहते थे कि पैसे से कभी भी किसी को भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने पीयूष को 10 लाख रुपए में खरीदा था। यह बात मानसी को शादी के बाद पता चली। पीयूष के घर में उसकी बुजुर्ग माँ बेड पर थी। धीरे धीरे एक के बाद एक परतें खुलती चली गई और मानसी को पता चला कि पीयूष ने बैंक की नौकरी के बारे में भी झूठ बोला था। वह शराब पीता था। जल्दी ही समझ गई कि वह ठगी जा चुकी है। उसने तो सोचा था कि उसके बेटे नकुल को पिता मिल जाएगा, उसकी जिंदगी का अंधेरा मिट जाएगा, सूनापन खत्म हो जाएगा, परंतु जल्दी ही सारे सपने चकनाचूर हो गए। कुछ दिनों के बाद ही पीयूष दारू के नशे में रात में देर से आने लगा। नशे में बोलता कि तू तो झूठन है, तुझे छूने में घिन आती। रोज रात को गाली गलौज करता। सुबह उठकर झाड़ू, बर्तन, नाश्ता, खाना बनाना सब कुछ करने के बाद भी पीयूष की माँ चिल्लाती, अब शगुनी एक को तो खा गई, अब मेरे लाल को भी खा जाएगी क्या। पीयूष की माँ पैरालाइज्ड थी। उन्हें नहलाना, गंदगी साफ करना जैसे काम मानसी के लिए बहुत कष्टदायी थे, परंतु 1 साल तक वह उस नरक में गुजर बसर करती रही। नन्हा नकुल पीयूष को देखते ही सहम जाता था। एक दिन वह नकुल को पढ़ा रही थी कि नशे में जमता हुआ वह आ गया और नकुल को गाली देकर उसकी किताब उठाकर हवा में उछाल दी। फिर बच्चे को जोर से धक्का देते हुए गालियों की बौछार कर दी। गंदी नाली के कीड़े, मैंने क्या यहाँ अनाथालय खोल रखा है जो मैं दूसरों की औलादों को पालता फिरूं। मानसी तेजी से उठी और पीयूष के सामने खड़ी होकर बोली, खबरदार, यदि मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की या उस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीयूष नशे में धुत लाल आंखें और चौड़ी करते हुए बोला, मुझसे मुंह जोरी करेगी, तेरी ऐसी दशा करूंगा कि सारा घमंड चूर हो जाएगा। मानसी को जोर का धक्का मारा। उसने दीवार का सहारा लेकर अपने
आपको गिरने से बचा लिया, परंतु उस दिन पीयूष की बदतमीजी और गालियां उसके लिए सहना मुश्किल हो गया। नकुल माँ की बाहों के घेरे में घंटों तक सिसकता रहा, वह भी कमरा बंद करके आंसू बहाती रही। सुबह हमेशा की तरह पीयूष उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा था, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था इस नरक भरी जिंदगी से मुक्त होने का। अगले दिन मुंह अंधेरे नकुल का सामान एक बैग में रखकर वह भरतपुर से आगरा आने वाली बस में बैठ गया। उस दिन एक नई मानसी ने जन्म लिया था। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं किया करेगी। मानसी क्रोध में धधकती हुई अपने घर पहुंची और अपने पापा पर बरस पड़ी। पापा, आपने अपने पैसे के घमंड में मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया है। आपने एक लालची को 10 लाख देकर मेरे जीवन का सौदा कर दिया। वह तो कुत्ता निकला। आपने नोटों की गड्डी दिखाई और वह दुम हिलाता हुआ आपके कदमों में गिर गया। पापा, आपने ना ही पीयूष के बारे में कुछ ठीक से पता लगाया और ना ही ढंग से उसका घर देखा। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस गए। आपने झटपट अपनी बेटी उसे सौंप दी। आपने अपने पैसे के बलबूते बेटी को उसके हवाले करके मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया। बस बहुत हुआ, अब आगे कोई तमाशा नहीं होगा। मानसी के पिताजी गुस्से में भरकर बोले, मैं पीयूष को जेल की हवा खिलाऊंगा, देखती जाओ कमीना कहीं का। मानसी बोली, बहुत हुआ पापा, भैया की शादी होने वाली, इसीलिए मैं कमला नगर वाले फ्लैट में अकेली रहा करूंगी। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा कसमसाए से थे, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोले। पापा ने मानसी की सहायता के लिए सेविका लक्ष्मी भी उसके साथ भेज दी। नकुल 5वीं कक्षा में आ गया था। उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना ही मानसी ने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया था, परंतु अभी तो नियत को उनके हिस्से से बहुत सारे पन्ने लिखने बाकी थे। मानसी ने एक बुटीक खोल लिया और उसमें मन लगाने लगी। बुटीक चल नहीं पा रहा था, अतः जल्दी ही उसका बुटीक से भी मन उचटता चला गया। मानसी की सास मालती जी का मायका आगरा में ही था। वह अक्सर वहां आती रहती थी और बहू पोते के जीवन के हर उतार चढ़ाव की जानकारी रखती थी। कई बार उन्हें फ़ोन भी किया करती थी। एक दिन सास नकुल के लिए ढेरों सामान लेकर उनके घर आ गई। नकुल अपनी दादी से चिपट गया और दादी, मैं भी आपके साथ चलूँगा कहने लगा। दादी पोते का मिलन देखकर मानसी की आंखें भर आई। वह महसूस कर रही थी कि उसकी वजह से बच्चे का मासूम बचपन छिन गया। नकुल के मन में अपने दादा दादी और बुआ सबके प्रति प्यार था। कहीं दिल एक कोने में सॉफ्ट सा कॉर्नर था। जितनी देर दादी रहती नकुल बहुत खुश रहता। वे अपने साथ उसे ले जाती, कभी आइसक्रीम पार्लर तो कभी डिनर या लंच पर। धीरे धीरे सास ससुर ने दोबारा उनके साथ नज़दीकियां बढ़ा ली। एक दिन मानसी की सास बोली, यहाँ अकेले रहती हो, वहाँ नकुल के दादा तुम लोगों को देखने के लिए तरस रहे, तुम वहाँ अपना बुटीक चला सकती हो, हम तुम्हारा काम बढ़ाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। अनिश्चित सी धारा में जीवन बहे जा रहा था। नकुल भी बड़ा हो रहा था। नकुल उदंड और जिद्दी होता जा रहा था। मालती के लिए उसे अकेले संभालना मुश्किल में होता जा रहा था। कभी कभार गुस्से में नकुल अपनी माँ को ही दोषी ठहराता था कि दादी का घर आपने क्यों छोड़ा। दादाजी आपको अपनी बेटी सम्मान मानते थे, उन्होंने आपको भले ही कुछ नहीं दिया, परंतु वे मेरे नाम अपना सब कुछ करने को तैयार थे, फिर आपने दादा का घर क्यों छोड़ा। सारी गलती आपकी। वह कहता था कि किसी दिन दादा के पास अकेले ही चला जाएगा। वह स्कूल नहीं जाना चाहता था, ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता था, बस मोबाइल या लैपटॉप पर गेम खेलने में लगा रहता। उदंड नकुल किसी की नहीं सुनता था। मानसी के पिता का पैसे का दिखावा बंद ही नहीं होता था। वे नकुल को महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर थमा देते। सब कुछ आसानी से मिल रहा था, ऐसे में बच्चा मेहनत क्यों करेगा। एक दिन मानसी ने गुस्से में भरकर अपने पिताजी से कहा, पापा आप मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दें, आपने जल्दबाजी में ही मेरा जीवन बर्बाद किया है। यदि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होती तो क्या आज मेरे साथ यह सब होता। स्वप्निल को दुनिया से विदा हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके थे। ससुर जी ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया था, जिसका उद्घाटन वे नकुल और मानसी के हाथों से करवाना चाहते थे। इसीलिए ससुर जी स्वयं उन्हें बुलाने के लिए आए थे। नकुल तो उनको देखते ही उनसे लिपट गया और उनके साथ लखनऊ जाने के लिए मचल उठा। वहाँ चलने की जिद करता हुआ खाना पीना छोड़कर बैठ गया। मानसी नकुल की बढ़ती उद्दंडता, उसकी बदतमीजी के कारण परेशान हो चुकी थी। मानसी के मम्मी पापा इसके खिलाफ थे। वह उनको लखनऊ भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
परंतु जब नंदवान्या गाड़ी लेकर स्वयं आई तो मानसी उन्हें देखकर भावुक हो गई और उनके साथ लखनऊ पहुंच गई। वहां सबका लाड प्यार पाकर माँ बेटे को खुशी महसूस हुई। एक बार मानसी ने अपनी गहनों और प्रॉपर्टी की बात उठाई तो ससुर जी ने उनके सामने सारे कागजात, चाहे एक्सीडेंट का क्लेम, एफडी, प्रॉपर्टी, लॉकर से उनके गहने लाकर रख दी। फिर मानसी ने महीने के खर्च की बात करी तो फिर से माहौल गर्म हो गया, लेकिन इस बार सास ने बीच बचाव करके यह कह दिया, यदि तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो गोमती नगर वाले फ्लैट में रह सकती हो। तुम मेरी बेटी हो, मेरी आंखों के सामने रहोगी और नकुल भी पास ही रहेगा तो हम लोगों को खुशी होगी। ससुर जी भावुक होकर बोले, स्वप्निल तो हम लोगों को छोड़ गया, अब उसकी निशानी हम लोगों से दूर मत करो। जितना कुछ है सब नकुल के बालिग होने पर उसे ही मिलेगा, तब तक नकुल की कस्टोडियन बने रहेंगे। सबसे खास बात तो यह थी कि नकुल उन लोगों के बीच बहुत खुश था और वहीं रहने की जिद कर रहा था। मानसी ने अपने आप फैसला किया कि नकुल की खुशी के लिए वह यहाँ रुकेगी। सबके चेहरे पर खुशी छा गई। नकुल दादा दादी के पास आकर बहुत खुश था। नकुल का एडमिशन सिटी मेंट्रिसी स्कूल में ससुर जी ने करवा दिया। घर के कामों के लिए सास ने नौकरानी को भेज दिया। सब कुछ उनके अनुकूल ही हो रहा था। नकुल के ट्यूशन के लिए ससुर ने नीरज को भेजना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर मानसी के ससुर जी ने अपने पोते से संबंधित सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। नीरज 30-32 साल का गेहुए रंग का सुदर्शन सा युवक था। वह सहमा सहमा सा रहता था, लेकिन पहली नज़र में ही मानसी को वह अपना अपना सा लगा। उम्र में काफ़ी अंतर था, लेकिन मानसी और नीरज के बीच दोस्ती और अपनेपन का एक अनोखा रिश्ता जुड़ता चला गया। वह नकुल को पढ़ाने के साथ साथ इतना लाड दुलार करता कि नकुल भी उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता और नीरज को सर कहकर संबोधित करता। वह नीरज का कहना मानता। धीरे धीरे नकुल के स्वभाव में विशेष परिवर्तन होने लगा। उसकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी और वह खेल कूद में भी हिस्सा लेने लगा। इसका सारा श्रेय नीरज को जाता था। नीरज की पत्नी उसे छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई थी, इसीलिए नीरज भी अकेला था। वह अपनी आगे की पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी था। छुट्टी वाले दिन नकुल को लेकर कभी अंबेडकर पार्क तो कभी जू घुमाने चला जाता और दोनों साथ में मस्ती करके खुश होते। शायद नकुल को नीरज के अंदर अपने पापा की प्रतिमूर्ति दिखने लगी थी। नकुल के सुधरने की वजह से मानसी नीरज की बहुत एहसानमंद थी। कभी नीरज अपनी दुख की कहानी सुनाता तो कभी मानसी अपने जीवन की व्यथा सुनाती। बस दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगने लगा। मानसी मन ही मन नीरज से प्यार करने लगी थी। नीरज के लिए नाश्ता बनाती, उसके आने से पहले तैयार हो जाती और उसका इंतजार करती। जब नीरज के चेहरे पर मुस्कुराहट आती तो मानसी को बहुत अच्छा लगता था। जब वह उसकी बनाई चाय या खाने की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। यहाँ पर मानसी का बुटीक भी अच्छा चल रहा था। नकुल को हाई स्कूल में 98% मार्क्स मिले। मानसी के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सास ससुर खुश थे तो लेकिन मानसी नीरज की नज़दीकियों से नाराज हो गई। नकुल अपने दोस्तों और कोचिंग में बिजी हो गया, परंतु नीरज के साथ वह अपनी सारी बातें शेयर करता था। नकुल के मन में भी नीरज के प्रति सम्मान का भाव था। वह जानता था कि नीरज के योगदान के बिना वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता था। नीरज के बिना अब उन्हें अपनी ज़िंदगी अधूरी लगने लगी थी। नकुल बड़ा हो चुका था, वहीं लखनऊ से ही इंजीनियरिंग कर रहा था। अब मानसी अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियां भूलने लगी थी और न ही अब उसे कोई परवाह थी कि कौन क्या कर रहा। जिसे मन हो रिश्ता जोड़े, न मन हो तो तोड़ दे। वे अपनी दुनिया में खुश थी। नीरज को पहली नज़र में देखते ही उन्हें एहसास हुआ था कि हाँ, यही प्यार है। प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस बिना किसी चाहत के किसी को दिलो जान से चाहा। शायद इसे ही प्यार में डूब जाना कहते हैं। नीरज ने हर कदम पर उसका साथ दिया। यद्यपि दोनों ने ही इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन इस अनाम रिश्ते ने उनके जीवन में पूर्णता ला दी थी। घंटे की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी। नीरज तैयार होकर आए तो मानसी अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकी और बच्चे की तरह नीरज की बाहों में झूल गई।
विदेश से दोनों के इस रिश्ते को नकुल की सहमति भी मिल चुकी थी। नकुल पहले से ही चाहता था कि नीरज सर और उसकी माँ एक दूसरे का सहारा बन जाएं। थोड़ी बहुत नाराजगी सास ससुर को थी, वह भी समय के साथ मिट गई। अब नीरज और मानसी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।